हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट में। आज हम करने वाले हैं संकल्प सीरीज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। NRI क्लासेस के नाम से आपको एक चैनल मिल जाएगा। यदि सर्च में नहीं आता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली है, आप वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन या सियाम? तो आपको बताना है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवनागरी। आर्टिकल 243 पॉलिटी के आर्टिकल 243 ए में लिखा है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। का वर्ण किसके योग से मिलकर बना होता है? का वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? का हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद कहते हैं इसे, वर्ण को विच्छेद करना है। तो का एक व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही लिखा जाता है। तो का पहले आधा बनाओ, इसमें कौन सा छोटा आ लगा दो, इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में सही है? पहले ऑप्शन में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी तो छा का वर्ण विच्छेद है, छा को हम तोड़ते हैं तब ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्शन सी का धंडा, ये तो ऐसे लिखेगा, ऐसे बनेगा। ये तो का धन ऊ कैसे बनेगा? का धन ऊ छुड़ो की मात्रा है तो ऐसे बनेगा। तुम्हारा ऑप्शन बी ए सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है पहले, नहीं सॉरी दोस्तों, संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, पदार्थवाचक भी इसे बोलते हैं, और एक भाववाचक संज्ञा होती है, और एक आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, मैंने आपको लिख कर ही बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या फिर अव्ययी भाव समास होगा, या द्विगु समास होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसमें यथा जो है यथा उपसर्ग की तरह काम करेगा। यथा क्या है? एक उपसर्ग है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहला पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो, या फिर पहला पद उपसर्ग हो, वो अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 जून को, या 15 अगस्त को? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लेकिन यदि आपसे पूछे विश्व में हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को सब जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक को किसने लिखा है? आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, या फिर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आपको बताना है इनका पहला नाटक कौन सा था। इनका पहला नाटक आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है आपको? इनका पहला नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं?
3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 7 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों आपको पता होगा संधि के पूछे तो 3 भेद होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लेकिन इसमें स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं आपको पूछे तो बताना है। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दीर्घ संधि होती है, मैं अभी आपको बताया हूँ कि स्वर संधि के भेद 5 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अभी आपको लिखकर बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? हमने अभी देखा 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, एक अयादि संधि होती है और एक यण संधि होती है। कितने होगा? 1 2 3 4 5। इन संधि के स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आकाश का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आकाश का पर्यायवाची कौन सा शब्द होता है आपको बताना है। व्योम होता है, नीर होता है, पावक होता है या फिर अनल होता है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? व्योम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नीर तो पानी का होता है, पावक अग्नि का होता है। किसका होता है? आग का पर्यायवाची होता है। अनल किसका होता है? अनल भी आग का ही होता है। वैसे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकती हो। यदि आप ऑप्शन को देखते हैं ना हिंदी में, तो आधे क्वेश्चन तो लगभग ऑप्शन से ही हम क्लियर कर सकते हैं। और वैसे भी इसमें सभी को पता है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? व्योम होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अव्यय क्या होते हैं? ये अभिकारी शब्द होते हैं जिनमें कभी विकार नहीं आता, मतलब जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, काल, कारक किसी की भी मदद से इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, समास विग्रह भी करके दिया है। लंबा है जिसका उदर में कौन सा समास है? अब तो आप समझ ही सकते हो। लंबा है जिसका उदर, ऐसा कौन है? भगवान गणेश। तो जो पद तीसरे पद की तरफ इशारा करे, जो समास तीसरे पद की तरफ इशारा करे, उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं? छुटी बड़ी, छुटऊ बड़ऊ, अंहा बड़वा, ओ। आपको बताना है अयोग्य वाह वर्ण इनमें से कौन से होते हैं। अयोग्य वाह होते हैं अंग और हा। इनमें अंग क्या करता है? अंग इनमें अनुस्वार कहलाता है। और ये क्या होता है? विसर्ग होता है। ये बातें भी आपको देखना होगा कि छुटी बड़ी को तालव्य कहते हैं, छोटे बड़े को औष्ठ्य कहते हैं, और बड़वा आपका कंठ हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा आपका? कंठ और औष्ठ्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं, चंद्रवरदाई हैं, जगणिक है या फिर विद्यावती हैं? मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हो जाएंगे चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने लिखा है इसको। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक किताब लिखी गई है, और चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान का क्या मित्र था, उसी ने अपनी उसको इस किताब को लिखा है चंद्रवरदाई ने। जयदेव किसकी रचना है? गीत गोविंद। जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद को लिखा है। जगड़िक ने क्या लिखा है? परिमल रासो या फिर जिसे हम आलाखंड भी कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप मैं सोचा ना कि मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, एक किताबों से क्वेश्चन हिंदी में भी आ जाते हैं। बेसिक इतिहास की किताबें हैं लेकिन हिंदी में पूछ ली जाती हैं। जगड़िक ने कौन सी किताब लिखी है? परिमल रासो लिखी है। परिमल रासो। विद्यापति ने कौन कौन सी किताब लिखी हैं? तो कीर्ति लता लिखी है, कीर्ति पताका। विद्यापति किस भाषा में लिखते थे? मैथिली भाषा में लिखते थे, और इनके कई उपनाम भी हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। चलिए इसमें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 आपको बताना है। उत्थान शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? उत्थान का मतलब क्या होता है? जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं या फिर हम जो सक्सेस होते हैं, सफलता पाते हैं, उसी को उत्थान कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा?
पतन होगा, उड़ान होगा, अधः होगा और विस्थापन होगा। तो मैंने बताया ना, जब हम सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है उत्थान। तो इसका विलोम क्या होगा? पतन होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? हमें कवयित्री का शुद्ध वचन लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो आप सभी इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। मैं लिख देता हूँ इसका सही रूप। कवयित्री होता है, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। तो किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन सी में लिखा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 15, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, या फिर अवधी भाषा है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, कौन सी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है? हम लगाएंगे अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा है। और इन्होंने रामचरित सबसे पहले किसको सुनाई थी? इन्होंने रामचरितमानस सबसे पहले रस खान को सुनाई थी। आपको बताना है कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है। एक क्वेश्चन आप कमेंट में बता देना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक क्वेश्चन मुहावरे का भी आ गया। कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन मुहावरे का करवाया था। ध्यान रखना दोस्तों, SSC GD और UP पुलिस चाहे किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, उनमें एक क्वेश्चन मुहावरे का पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बुरी तरह हरा देना, खट्टा पदार्थ खाना, बहुत गुस्सा करना, या फिर चिंता में पड़ना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है बुरी तरह हरा देना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17, हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम कितने प्रकार का होता है हमें बताना है। 4 प्रकार का होता है, 5, 6, 8। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, और निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है। मैंने आपको बोलकर बता दिए, आप नोट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कालजयी उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? देखो, यदि कालजयी उपन्यास ही लिखा होगा ना, तो इसका आंसर कोई नहीं बता पाता। गोदान लिखा है, गोदान के लेखक कौन है? तो इस गोदान को सब जानते हैं। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इन्होंने ही लिखा है कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान गबन। बहुत इजी आंसर है, आप बता सकते हो आसानी से। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय होगा, या हिमा प्लस आलय होगा, ही धन आलय होगा, हिम धन लय होगा। आपको इसका सही संधि विच्छेद बताना है। हिम धन आलय इसका सही आंसर होगा। क्या? हिम धन आलय। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि क्यों होगी? क्योंकि माँ में भी आ लगा है और बढ़वा। जब एक ही परिवार के सदस्य मिलते हैं तो वृद्धि होती है, या फिर बड़ा परिवार बनता है, तो बड़ा मतलब दीर्घ। इस प्रकार हम इसमें देखते हैं कि दीर्घ संधि होगी। बीदरस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। आपको बताना है बीदरस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, शोक होता है, उत्साह होता है, या फिर क्रोध होता है। बीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का होता है। शोक किसका होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। चलिए आपकी क्लास समाप्त होती है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस क्लास को ज़रूर लाइक करें, और इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। NRI क्लासेस के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यदि सर्च में नहीं आता है दोस्तों, नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत छोटा चैनल है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको, प्लीज़। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास ज़रूर बताना कमेंट में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।